नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और खबरों की शुरुआत यूपी की सियासत से। 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 सीटों पर सिमटी समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही हैं। तो क्या अखिलेश ये कहना चाहते हैं कि 2022 में यूपी में किसी और पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा? ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। बीजेपी का सुपड़ा सा अब की बार 400 के पार। यूपी की सियासी बिसात पर मोहरे सजा रहे अखिलेश यादव की मुनादी की वजह वो मंत्र है जो पार्टी के संरक्षक और पिता मुलायम सिंह यादव से मिला है। अचानक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव की एंट्री से अखिलेश के अरमान आसमान छूने लगे। जुबान से सिलसिलेवार होने लगे ऐलान दर ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, किसान, नौजवान पटेल यात्रा पर निकले। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से ना हटा देंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी की जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही आवाम अब बीजेपी का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? 2022 में यूपी के सिंहासन पर नजरें गड़ाए अखिलेश यादव लगातार छोटी छोटी पार्टियों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यात्राएं निकाल रहे हैं, तो साथ ही पार्टी से दूर जा चुके अपने चाचा शिवपाल यादव को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश की ये कोशिश कामयाब होती दिख रही है और अब शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि अगर भतीजा बुलाएगा तो चाचा जरूर जाएगा। देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो और 2022 का चुनाव पूरा परिवार को मिलकर के लड़ना चाहिए। यूपी में कुल 403 सीटें हैं। जाहिर है अगर अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच हुई तो फिर सूबे में बाकी पार्टियों का खाता ही नहीं खुलेगा। लेकिन सियासत माइंड गेम है और दावेदारी में पूंजी भी तो नहीं लगती। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। रसोई गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, दिल्ली से जयपुर तक महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। हाथों में पोस्टर, बैनर और सिलेंडर, महंगाई के खिलाफ आंदोलन का बवंडर। यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, महंगाई के खिलाफ खोल दिया सबसे बड़ा मोर्चा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ जनता के गुस्से की आवाज बन गई यूथ कांग्रेस। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और नारेबाजी के जरिए ये सवाल कर रहे थे कि क्या यही वो अच्छे दिन हैं जिसका सपना 2014 में दिखाया गया था। लगातार जब से पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार अपने जन विरोधी फैसलों के कारण इस सरकार को जाना जाता है। पिछले 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक हो गए हैं। रसोई गैस का सिलेंडर आज करीबन 1000 रुपए हो गया है। आज आम महिलाओं का अपने घर की रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। आम आदमी की आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है। लगातार अपने तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण इस सरकार को जाना जाता है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गैस, डीजल और पेट्रोल पर टैक्स लगाकर जनता की जेब काट रही है। तो साथ ही ये भी कहा कि जब तक सरकार बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
ये कहते हैं उज्ज्वला योजना ये लेके आए। जब किसान और गरीब आदमी की जेब में उज्ज्वला का सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं होगा तो कहां से वो उज्ज्वला योजना है। आज गांव हो चाहे शहर हो, आम आदमी की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। न केवल रसोई गैस के दाम बढ़ाकर बल्कि लगातार जन विरोधी फैसले लेकर। एक भी फैसला इनका ऐसा नहीं है कि जन विरोधी फैसले के अलावा इन्होंने कोई फैसला लिया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में पोस्टर लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घसीटकर हटा दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने जयपुर कलेक्ट्रेट तक सिलेंडर की शव यात्रा निकाली। गैस सिलेंडरों के दाम में हुई वृद्धि को लेकर राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, हाथों में इनके गैस सिलेंडर का पोस्टर बैनर भी है और ये सभी लोग धरना प्रदर्शन के जरिए यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी किस तरह से इस बढ़ोतरी के कारण प्रभावित हुआ, कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं। आज का ये जो आप एजिटेशन कर रहे हैं किस सब्जेक्ट को बताने? महंगाई पेट्रोल डीजल की मार देखो, गैस सिलेंडर देखो क्या भाव हो रहा है उनका, नहीं सहेगी अब की मोदी सरकार। क्या है वो पेट्रोल डीजल की मार। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार आक्रामक हो रही है। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार ने जनता की जेब से 23 लाख रुपए छीन लिए हैं और ये पैसे चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल थी, लेकिन फिलहाल जब कच्चे तेल की कीमत महज $70 प्रति बैरल से भी कम है, तब भी देश में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार जा चुकी है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की टैक्स वसूली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने इस स्कीम को लेकर बीजेपी को देश का नालायक बेटा तक कह डाला। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता। जुबान खुली और फट गया विवाद का बम। पटना पहुंचते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लायक और नालायक की परिभाषा बताने लगे तो लगे हाथ सर्टिफिकेट भी बांटने लगे। दिग्विजय सिंह ने इसके समर्थन में दलीलें भी रखी। जो कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर 2014 तक जो राष्ट्र निर्माण में पीएसयू और पब्लिक सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स बनाए, चाहे बांध हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब को बेचने के लिए उन्होंने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किस्सा गोई भी की। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम की आड़ में बीजेपी पर हमला बोला। ये सवाल दागा कि अगर 70 साल में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं तो फिर बेचा क्या जा रहा है। लायक बेटे में और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। लायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता उसको जोड़ता है, और नालायक बेटा जो उसे विरासत में मिलता है उसे बेचकर, कर्जा लेकर और घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। मोदी जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आप बेच क्या रहे हैं? मोदी सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन योजना के तहत सरकार की कुछ संपत्तियों को एक तय समय के लिए बेचेगी, जबकि कुछ संपत्तियों को लीज पर देगी। सरकार का दावा है
कि स्कीम के जरिए अगले 4 सालों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इनकम होगी, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार इस स्कीम के जरिए देश की संपत्ति बेच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चंद दिनों बाद ही बिहार की राजनीति में तालिबान की एंट्री हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है, तो बीजेपी उन्हें दिमागी तौर पर दिवालिया बता रही है। तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में, और भारत में ये आरएसएस तालिबान ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचर काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। तो क्या उनके लिए खड़े नहीं होंगे? आरजेडी संस्थापक लालू यादव के सबसे पुराने सहयोगी और बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पटना में आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते बढ़ाते वरिष्ठ समाजवादी नेता खुद जोश में आ गए। बिना लाग लपेट के कह दिया कि तालिबान हो या आरएसएस, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों एक ही सोच की उपज हैं। हालांकि जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी बखेरा खड़ा हो गया, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर अडिग हैं। लोग कहते हैं कि तालिबान ने यही काम करता है अपने देश में। तालिबान को हमने देखा नहीं, हम उसके चरित्र को नहीं जानते, लेकिन भारत की सरकार ने जो यहाँ पर मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जो तालिबानी चरित्र लोगों का वर्णन करता है, तो वही चरित्र हम यहाँ पर एक संगठन में पाते हैं, जिस संगठन का नाम है आरएसएस। जगदानंद सिंह ने इस बात को भी दोहराया कि लालू यादव ने इसी सोच के खिलाफ संघर्ष किया था, जिसके कारण उन्हें बीजेपी ने जेल भेज दिया। उन्मादियों के खिलाफ खड़े रहना, इस मुल्क में उन्मादी लोग हैं, कभी ईंट की पूजा, कभी सोमनाथ से लेकर के रथ यात्रा, कभी लोगों को तो मस्जिद ढहाना, मस्जिद ढहाओगे तो फिर कहोगे कि फिर अभी काशी मथुरा बाकी है। सड़क पर मॉबलिशिंग, किसी को मार देना। जगदानंद सिंह के बयान से बीजेपी एक्शन मोड में आ गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जगदानंद सिंह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, आरजेडी के छोटे राजकुमार की इच्छा के मुताबिक काम करने और बड़े राजकुमार से लगातार अपमानित होने के दबाव में जगदानंद मानसिक संतुलन खो रहे हैं, इसलिए वे हिंसा में विश्वास करने वाले बर्बर तालिबानियों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रहे हैं। जगदानंद सिंह के बयान ने बीजेपी को तिलमिला दिया, तो वहीं लालू यादव की तारीफ से झल्लाई जेडीयू भी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। दोनों जगदानंद सिंह को खरी खोटी सुनाने लगे, आरजेडी की लानत मलानत करने लगे। जो संगठन जो है देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, सामाजिक संगठन, और उसके बारे में असंसदीय भाषा इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं मानसिकता को चोट पहुंचता है। उन्होंने जिस संदर्भ की चर्चा की है वो उनकी भाषाई जो प्रतिक्रिया है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे, भाषाई व्यंग और भाषाई अपसंस्कृति दोनों में बुनियादी अंतर होता है। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल का मूल चरित्र रहा है लंपट भाषाई संस्कृति, तो स्वाभाविक है ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ समाजवादी नेता जगदानंद सिंह की छवि एक सुलझे हुए नेता की रही है। विवादित बयान देना उनकी आदत कभी नहीं रही, लेकिन लालू यादव के जेल से आने के बाद उनका जोश आए है और बिना लाग लपेट विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। जो भी सोचते हैं बेहिचक बोल रहे हैं। उम्मीद है कि फिलहाल उनकी आक्रामकता किसी रणनीति का भी हिस्सा हो। राजनीति में मुद्दे समय और परिस्थिति के साथ आते नहीं हैं, बल्कि नेताओं के द्वारा उन्हें लाया जाता है। आज तालिबान की चर्चा हर तरफ हो रही है। शायद इसी वजह से सुर्खियों में रहने के लिए आरजेडी के नेता ने तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।